नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे जल्दी से उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। लीजिए, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से मुगलिया दिल्ली, नुक्ता तो वैसे हम लगाने की बात नहीं करते, लेकिन ये बात कुछ ऐसी है। देखिएगा हमारी रिपोर्ट, आप समझेंगे दिल्ली में आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है दिल्ली में। तमाम वो मुद्दे दिल्ली के स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से आपके फेवरेट कार्यक्रम जनमत में बताएंगे आपको। फिर आगे बढ़ेंगे। जातिवादी अखिलेश, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो चुनाव किया गया है उससे ये बात झलकती हुई नजर आ रही है। एक राजनीतिक विषय भी हो सकता है, आरोप की बात सही गलत हो सकती है, लेकिन विषय के बारे में आपको समझना है। आप पर छोड़ेंगे, विस्तार से समझिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, क्या राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं देश को? क्या जो सत्ता पक्ष है उस पर हमला करते हुए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए भी राहुल गांधी क्या गुमराह कर रहे हैं देश को? ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप पर ही छोड़ता हूं, क्योंकि जनमत में हर प्रश्न हम जनता से पूछते हैं। जनता का शो है, जनता ही वोट करके बताती है। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, जहां पर लोग और कई मीडिया संस्थान जो कि कुछ छुटपुट घटनाओं के चलते कावड़ियों को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं, भोलेनाथ के इस पर्व से दूर रहने का प्रयास करते हैं, वो अधर्मियों को भी एक मुंह पर तमाचा मारते हुए हम दिखाएंगे कि भाई उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करती है। और जो निस्वार्थ भाव से ये भोलेनाथ के भक्त जो कांवड़ लेकर चलते हैं, इनका आदर सत्कार करना ही भगवान भोलेनाथ का आदर सत्कार करने के बराबर है। विस्तार से सुदर्शन न्यूज तो इज्जत करता ही। और फिर आटे वाला जहर, यार देखो, अब खाना खाना है खाओ, कहाँ खाना है खाना नहीं खाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन जब नेम प्लेट की चर्चा आई थी तो आरोप लगाए थे कि नेम प्लेट क्यों। फिर अब आटे में जहर मिलाने वाला व्यक्ति अगर उसी समुदाय का निकले जो ये आरोप लगाता है कि भाई हमारे नाम से आपको क्या लेना देना, तभी तो हम कहते हैं अभी भी संभलने का वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो खाने में जहर जो है वो मिला दिया जाएगा। बड़े मुद्दे आपके फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताया। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। ये बात तो आप जानते ही हैं। इस हादसे को लेकर बवाल जारी है। तमाम छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ छात्र बेहोश भी हो गए। इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है। वहीं बीजेपी ने हादसे के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया है। और क्यों नहीं, एमसीडी किसके अंडर आती है? आप सांसद स्वाति मालीवाल ने रविवार को मृतक छात्रों के परिजनों से मुलाकात की। स्वाति मालीवाल ने, आपको याद होगा क्या हुआ था इनके साथ जब ये सीएम हाउस गई थी। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगी। आपकी राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बयान पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली की सरकार भ्रष्ट तंत्र को पाल रही है और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। संजय सिंह ने मेरा सवाल है कि दिल्ली में जो उनके मुख्यमंत्री जेल में हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं देते और उनके बाकी मंत्री काम क्यों नहीं करते? पूरी सरकार अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल पर केंद्रित रहती है। अगर आज उन्होंने, दिल्ली सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किया होता तो राजेंद्र नगर में यह हादसा नहीं हुआ होता। यह बात आपको हम बता रहे हैं। वहीं इस मामले पर उपराज्यपाल यानी एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की। इसके अलावा एलजी हादसे वाली जगह पर भी पहुंचे। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर आईएएस बनाने वाली कोचिंग फैक्ट्रियों का हब बन चुका है। देश भर से बच्चे यहाँ पर कुछ बनने का सपना लेकर आते हैं। माता पिता सब कुछ दांव पर लगाकर अपने बच्चों को बड़ी उम्मीद से यहाँ अफसर बनाने भेजते हैं। लाखों रुपए की फीस लेकर ये कोचिंग वाले
बच्चों को अच्छी शिक्षा, माहौल और सुरक्षा देने का वादा करते हैं। लेकिन 27 जुलाई 2024 को ये सारे दावे बारिश में घुले नाले के पानी में बह गए। नियम, कायदे, कानून सब बहते दिखाई दिए। इस वीडियो को देखिए। राउज आईएएस कोचिंग का ये वही बेसमेंट है जिसके उफान मारते पानी में 3 जिंदगियां समा गई, हमेशा के लिए। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने की अनुमति थी ही नहीं। नगर निगम कहता है कि स्टोरेज की एनओसी दी थी। बहाव बहुत तेज था और एंट्री एग्जिट का गेट एक ही था। बच्चे निकल ही नहीं पाए। छात्रों की जान चली गई, तब जाकर सब जागे। मातम के बाद खामियां तलाशी जाने लगी। सड़कों पर जब छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ तो पता चला कि कोचिंग सेंटर, नगर निगम, सरकार, मेयर, विधायक सब ने नियमों को ताक पर रख दिया था। मालिक और कोचिंग कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पूछताछ होगी। मृतक छात्रों की मौत पर परिवार में मातम पसरा है। छात्र कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मामला देश की संसद तक में गूंज रहा है। लेकिन ये सब करने में देर कर दी गई। यही काम पहले किया जाना था। छात्रों की मौत के बाद सिस्टम गहरी नींद से जागा। मेयर ने कई कोचिंग सेंटर सील करवा दिए और कई सेंटरों पर सेकुलर बुलडोजर चला दिया गया। कल तक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां भाजी जा रही थी। एबीवीपी के इंसाफ मांग रहे छात्रों को बेरहमी से पीटा गया, कपड़े फाड़े गए और आज खुद एलजी और सरकार की मंत्री आतिशी जायजा लेने पहुंची। संसद में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में ऐसे मामलों में तो बुलडोजर चल जाता है। बात निकली तो बुलडोजर भी निकला, सेकुलर बुलडोजर। क्योंकि यूपी में योगी जी के बुलडोजर पर तो विरोधियों ने कम्युनल का ठप्पा लगा दिया, लेकिन दिल्ली का बुलडोजर तो सेकुलर माना जाए। इन्हीं हालातों और परिस्थितियों को कंट्रोल करने का मिशन है बुलडोजर। सरकारी संपत्ति पर कब्जे पर, हक मारने वाले आताताइयों पर, कानून को ठेंगे पर रखने वालों पर, बलात्कारियों पर, अपराधियों पर, कातिलों पर बुलडोजर इंसाफ की उम्मीद बन चुका है। जानलेवा कोचिंग सेंटरों पर, सरकारी उदासीनता पर, नगर निगम के नाकारेपन पर, अपने रसूख और पैसे के बल पर अतिक्रमण करने वाली इसी सोच पर ये बुलडोजर पहले ही चलता तो बेमौत मारे गए 3 छात्रों की जिंदगी बच सकती थी और ये हालात बदल सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब समझने वाली बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल क्यों है। दुनिया के बाकी शहर भी नदी के किनारे बसते हैं और वहां भी सदियों पुराने ड्रेनेज सिस्टम आज भी इतने कारगर हैं कि चाहे जितनी बारिश हो जाए लेकिन सड़कों पर, गलियों में पानी नहीं आता। ये देखिए, काहिरा नाइल नदी, पेरिस सीन नदी, लंदन थेम्स नदी, रोम टाइबर नदी। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, काहिरा मिस्र नाइल नदी के किनारे स्थित है, लंदन यूनाइटेड किंगडम थेम्स नदी के किनारे स्थित है, पेरिस फ्रांस सीन नदी के किनारे स्थित है, रोम इटली टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ये सभी शहर देश और दुनिया में मशहूर हैं अपने टूरिज्म के लिए, अपनी सुंदरता के लिए। लेकिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली मशहूर है अपने दलदल के लिए। ये देखिए, ये खूबसूरत शहर, ये नदी किनारे अगर स्थित हैं भी, लेकिन क्या हाल है। और ये दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली अपने दलदल के लिए मशहूर है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं साफ साफ, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली के कोने कोने में दिखाई देता है तो सिर्फ पानी। अब दिल्ली के इस हालात का जिम्मेदार कौन है, इसके लिए सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और किस तरीके से सभी नेता आरोप लगा रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन कुछ पलों के लिए ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या हाल हो चुका है दिल्ली का। ये एम्स दिल्ली का हाल, ओल्ड राजेंद्र नगर में तो जो तबाही हुई है, निगम बोध घाट का, गढ़ी मेंढू का जो ये तस्वीर आप उसकी भी देखिए। ये लग रहा है कि आपको दिल्ली है। यहां पर आरोप अगर लगा दिया जाता है कि लुटेन्स दिल्ली को किस तरीके से डिजाइन किया गया तो ये काफी नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी होगी। तमाम विश्व के शहर हमने आपको दिखाए थे और कुछ सीख प्रशासन को दिल्ली की उनसे लेना चाहिए। क्या कुछ कहा है नेताओं ने, राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या आई है, वो भी आपको दिखाते हैं। होगी, समस्या आ सकती है और लंबे समय से समस्या है। ये एलजी साहब का कल शाम को ट्वीट है, कल दोपहर में ये ट्वीट है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 डेकेड से, मतलब 10 से 15 साल से दिल्ली के ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है।
हम तो अभी 6-8 महीने पहले एमसीडी के अंदर आए हैं। पिछले 15 साल से 20 साल से जो ड्रेनेज के ऊपर काम नहीं हुआ पूरी दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर कौन भारतीय जनता पार्टी किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो? उनको तो शर्म आनी चाहिए। पूरी दिल्ली को उन्होंने बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवाई। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. आतिशी अरविंद केजरीवाल, इनकी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए कि क्यों नालों की सफाई नहीं हुई, उसकी जांच करवाएंगे। ये चोरी ये कर रहे हैं, भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, नालों की सफाई ये नहीं कर रहे। दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे बिजली के करंट और पानी के जल भराव के कारण जा रहे हैं। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? अब इसी पर जगदीप धनखड़ जी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनना बेहद जरूरी है, वो सुनिए। Constructive suggestions. Coaching has become flourishing industry with high returns, and the kind of advertisements I said need to be examined. Every penny spent on advertisement is coming from the student. Every new building is coming from the student. So there is really need for an approach that can go a long way in tackling it. And one problem I can share with the honorable members: the kind of avenues that are available because of paradigm shift in our working, students are not aware. They are aware of a very limited area, so they get into that lane. I am sure something needs to be done. चलिए, एक छोटा सा इस पे अब जो हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। हमने आपसे प्रश्न पूछा था, दिल्ली की जर्जर हालत की जिम्मेदार है केजरीवाल सरकार, तो 94% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 6% लोगों ने ना में जवाब दिया। अब हम बात करेंगे अपने लिए हलाल प्रोडक्ट्स की चाह रखने वालों की करतूतों की, जो अपने और अपने अपनों के लिए तो खान पान से लेकर कपड़ा, जूता, तेल, साबुन सबको अपने मजहब के मुताबिक बनाना चाहते हैं। अपने धर्म के मुताबिक सभी प्रोडक्ट्स इन्हें हलाल सर्टिफाइड ही चाहिए। लेकिन बात जब दूसरों की आती है तो उनके लिए इनके दिल में ही सिर्फ जहर नहीं भरा है, बल्कि उनके खाने पीने के प्रोडक्ट्स में भी जहर मिलाकर अपनी नफरत का इजहार ये करने लगते हैं, कहीं खुलेआम तो कहीं छुपा छुपा के। अभी तक तो आपकी जानकारी में सिर्फ फलों और सब्जियों पर थूक लगाकर बेचने का मामला ही सामने आया, और कई जगहों पर जैसे कि हमने आपको बताया कि पेशाब करने की खबर ही सामने आई। लेकिन उत्तर प्रदेश के ताला नगरी हरिगढ़, जिसे लोग अलीगढ़ के नाम से बोलते हैं, गलत बोलते हैं, इसी हरिगढ़ में अरशद पंचवटी गोल्ड के नाम से आटे की चक्की चलाता था और उस आटे में शैल खड़ी मिलाता था। आमतौर पर दीपावली के पहले नकली मेवे से बने मिठाइयों और मिठाई की दुकानों पर पड़ने वाली फूड सिक्योरिटी वालों के छापे की खबर देखते रहते हैं आप लोग, जिसमें कुछ क्विंटल मावा और मिठाइयां बरामद होती हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी होती हैं, और फिर दीपावली के बाद आप भी भूल जाते हैं और विभाग वाले भी भूल जाते हैं। ये मिलावट करने वाले भी लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं, अपने थोड़े से मुनाफे के लिए ये लोगों की जान जोखिम में डाल देते हैं। इन मिलावट करने वालों को पहले सुदर्शन न्यूज हिंदू या मुसलमान की नजर से नहीं देखता था, लेकिन जब से थूक मिले फल सब्जियों और खानों से पेशाब और मानव मिलने का मामला सामने आने लगा है, तब से हम लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहे हैं, जो कि हमारी जिम्मेदारी है। हरिगढ़ के अरशद की आटा चक्की में पंचवटी गोल्ड आटे का जो ब्रांड जो बनाया जा रहा था, उसमें शैल खड़ी एक तरह का चूना पत्थर मिलाया जा रहा था, जो सेहत के लिए जानलेवा है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक यह है कि यह मिलावट
सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं को टारगेट कर सिर्फ उनकी सेहत को बिगाड़ने की नीयत से की जा रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक अरशद का मिलावटी आटा सिर्फ और सिर्फ हिंदू बस्तियों के दुकानदारों को बेचा जा रहा था। साजिश देखिए, हो सकता है कि हिंदुओं के इलाके में रहने वाले कुछ मुस्लिम भी इस मिलावटी आटे का शिकार हो रहे हों, लेकिन अरशद का निशाना सिर्फ और सिर्फ हिंदू परिवार ही थे। कावड़ यात्रियों के मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों के मालिक की पहचान बताने को लेकर उन्हें जो कानून सम्मत निर्देश दिया गया था, उन पर कोर्ट ने रोक लगा दी। ऐसे में सवाल है कि आखिर लोग कैसे पहचाने कि उन्हें सामान बेचने वाले कौन हैं, उनकी नीयत क्या है, उनका मकसद क्या है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। मैं पाँच साल से पंचवटी आटा खा रहा हूँ। मेरे लीवर में इन्फेक्ट हो गया था तो मैं उससे दवा से मतलब मेरे ऑपरेशन वगैरह हुआ है इसमें मेरे को, और मैं कई तरह परेशान हूँ, मतलब अब भी परेशान हूँ। 5 साल से पंच हाँ 5 साल। आपको नहीं पता था कि ऐसा पाउडर? नहीं, हमें नहीं पता था बिल्कुल भी। तो जिसके बाद पता चला कि आटे में पत्थर का चूर्ण मिला है। खाद्य विभाग की टीम ने यहां से 400 किलोग्राम से अधिक पत्थर का चूर्ण बरामद किया। फैक्ट्री से टीम को 10-10 किलो के 110 पैकेट, 50-50 किलो के 4 पैकेट और सेल खड़ी के 100 किलो के 8 पैकेट बरामद हुए हैं, जिसके बाद 13 क्विंटल माल को सील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हरिगढ़ महानगर की बात करें तो जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर के आदेश पर हरदुआगंज की एक फैक्ट्री पर जब छापा मारा गया तो आपको बता दें कि अरशद नाम के व्यक्ति की फैक्ट्री बताई जा रही है और केके इंडस्ट्रीज के नाम से चलाई जा रही है। वहां पर पंचवटी आटा बेचा जा रहा है। पंचवटी आटे के नाम से पैकेट्स बनाए जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जिस बाजार में मैं हूं, ये मेरे पीछे महावीरगंज का बाजार है, यहाँ पर पंचवटी आटा दुकानों में बेचा जाता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। आप बताइए कि सेलगढ़ी का आटा मिलाया जा रहा है, उसमें सेलगढ़ी का पाउडर मिलाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अरशद की फैक्ट्री है, पंचवटी आटा है, क्या कहेंगे? ये एक नया नाम जुड़ेगा उसके संग। ये अब अभी तक जिहादियों के संग शब्द जुड़ता था, अब ये आटा जिहाद हो गया। कोई चीज शुद्ध नहीं रहनी चाहिए, फल हो, पानी हो, और हर घर में इस्तेमाल करने वाला, पेट भरने वाला मेन खाद्य पदार्थ आटा ही क्यों ना हो, उसको भी हम अशुद्ध कर देंगे, कुछ भी मिला देंगे। गरीब बच्चे खाएं, घर में खाएं, बच्चे बीमार हो जाएं, अपंग हो जाएं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मिलावट से मतलब है। आप बताइए कि इतने दिनों से पंचवटी नाम से आटा अरशद की फैक्ट्री यहाँ पर सप्लाई कर रही है, तो आप बताइए कि कौन खा रहा है इस आटे को? देखिए, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है मेरे पीछे जो देख रहे हैं, और ये किराने का ही मार्केट है। लेकिन करना क्या है कि असल में इन्होंने एक अघोषित शरिया लगा रखा है। तो अब अघोषित शरिया है तो जो नॉन मुस्लिम हैं, ठीक है, जो सनातन में विश्वास करते हैं, उनके खाने को बर्बाद करो, उनकी जनरेशन को बर्बाद करो, ठीक है, उन लोगों की सेहत को बर्बाद करो, यही लक्ष्य है। तो बताइए, अरशद खिला रहा है आटा हिंदुओं को पंचवटी के नाम से, क्या कहेंगे? बिल्कुल। जो चाह रहे थे नेम प्लेट लगे, क्या इसी वजह से चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, इससे क्या है कि सत्य उजागर हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, हिंदू जब हिंदू नाम को देख लेता है तो उसका मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहज हो जाता है उसके प्रति। लेकिन नाम पंचवटी रख देना और उसका प्रोपराइटर, उसका निर्माता जो अरशद है, सेलगढ़ी तो ऐसा पदार्थ है जो जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता। वो मनुष्यों को, इंसानियत को पूरी तरह से खराब किया जा रहा है और इससे पूरी इंसानियत शर्मसार है। क्या ये जो पाउडर मिलाया जा रहा है कितना नुकसान करता है? ये तो 100% नुकसान करता है, पूरा जहर समझ लो एक तरह से। अच्छा, बताया जा रहा है किडनी भी खराब हो जाती है? किडनी भी खराब होती है, लीवर भी खराब होते हैं, और ये तो कैरम बोर्ड जो बच्चे खेलते हैं उसको चिकना करने के लिए बनाया जाता है। तो देखिए, इतना हानिकारक पदार्थ है और इसका उपयोग कैरम बोर्ड के लिए भी किया जाता है। कैरम बोर्ड पर बच्चे जो खेलते हैं उसमें पाउडर के रूप में किया जाता है। तो आप देखिए, यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा अगर ऐसा हो रहा है तो जहां तक इनका मानना है, इनका कहना है कि हिंदुओं की चीजों को, खाने की चीजों को अशुद्ध करने का मामला है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। तो ये खाना जिहाद ही है, बिल्कुल आटा जिहाद। जिस तरीके से उस व्यक्ति ने कहा कि आखिर हिंदुओं को जो मिलने वाला आटा था उसी को निशाना क्यों बनाया गया, और नाम भी ऐसा रहा, ऐसा सनातनी तरीके का नाम रखने का प्रयास किया कि हिंदू जो है उनको मूर्ख बनाने का प्रयास करें। लेकिन जो असत्य के मार्ग पर चलते हैं उनका पर्दाफाश हो ही जाता है और उनको उनके अंजाम तक पहुंचा ही देती है। यही देश की कानून व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश की सरकार की बात तो क्या ही कहें। अब हमने आपसे सवाल जो पूछा, अब्दुल के आटे में है विश्वासघात का जहर, सत्य
97%, 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 3% लोगों ने ना में जवाब दिया। आप मानते हैं, जनता मानती है कि अब्दुल के आटे में है विश्वासघात का जहर। आगे बढ़ते हैं। हम अब एक महत्वपूर्ण घोषणा पर चर्चा करेंगे जिसे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने किया है। इस घोषणा ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद की बहस को जन्म दे दिया है। अखिलेश यादव ने 7वां विधायक टिकट माता प्रसाद पांडे को दिया है। इसमें जातिवाद के पहलू पर नजर डालते हुए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों के लिए पार्टी का 7वां विधायक टिकट घोषित किया है। ये टिकट वयोवृद्ध नेता माता प्रसाद पांडे को इटावा से दिया गया है। इस फैसले ने राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है और कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये जातिगत समीकरणों पर आधारित एक रणनीतिक कदम है। इस निर्णय के प्रभाव को समझने के लिए हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति की भूमिका पर गहराई से विचार करना होगा। राज्य में लंबे समय से जाति आधारित मतदान की प्रवृत्ति रही है, जहां राजनीतिक दल अक्सर विशेष समुदायों के वोट सुरक्षित करने के लिए उम्मीदवारों का चयन जाति के आधार पर करते हैं। उनकी पार्टी का मामला है, वो बनाए जिसको, हम लोग तो उसके मालिक हैं नहीं। हम लोग अपनी पार्टी के मालिक हैं, हम लोग अपनी सरकार में हैं, सरकार के मालिक हैं। शिवपाल जी के साथ हैं, समाजवादी के साथ नहीं, शिवपाल जी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी, जिसे पारंपरिक रूप से यादव और मुस्लिम समुदायों का समर्थन मिलता है, अक्सर जाति आधारित राजनीति पर निर्भरता के आरोपों का सामना करती रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषण अगर किया जाए तो इटावा से माता प्रसाद पांडे की उम्मीदवारी का चयन केवल वरिष्ठता या अनुभव का मामला नहीं है। ये एक रणनीति निर्णय है जो ब्राह्मण समुदाय के बीच पार्टी के आधार को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है, जो एक महत्वपूर्ण वोटिंग ब्लॉक रहा है। ये कदम पार्टी के भीतर जातीय संतुलन बनाए रखने और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अपनी अपील को बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। माता प्रसाद पांडे एक अनुभवी नेता है, जिनका समाजवादी पार्टी से लंबे समय से संबंध रहा है। जमीनी स्तर पर उनकी मजबूत पकड़ है और ब्राह्मण समुदाय के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी उम्मीदवारी से पार्टी के पारंपरिक मतदाताओं को समर्थन मिलेगा, साथ ही नए मतदाताओं को भी आकर्षित किया जा सकेगा। वहीं राजनीति में चर्चा गर्म हो गई है। कुछ लोग इसे एक समावेशी दृष्टिकोण की ओर कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चले आ रहे जातिगत राजनीति का एक और उदाहरण मानते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, देखना होगा कि ये निर्णय मतदाताओं के व्यवहार को कैसे प्रभावित करेगा और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य के लिए इसका क्या अर्थ है। बहरहाल चुनावों का मौसम गर्म हो रहा है और ध्यान इस बात पर होगा कि पार्टियां कैसे खुद को प्रस्तुत करती हैं और विभिन्न मतदाता समूहों को आकर्षित करती हैं। समाजवादी पार्टी की नवीनतम घोषणा ऐसे ही कई कदमों में से एक है, जो आने वाले महीनों में कहानी को आकार देगी। सुदर्शन न्यूज के लिए निम्मी सिन्हा की रिपोर्ट। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा। हमारा प्रश्न था, जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव। 92% 92% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 8% लोगों ने ना में जवाब दे दिया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में भी आपको बता दूं, महत्वपूर्ण खबर यह भी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में भी इन्हीं का नाम जो है आगे रखा गया है। 81 साल के ये ब्राह्मण नेता के रूप में जाने जाते हैं। अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिस खुलासे में उन्होंने गूगल पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सर्च बैन लगाने का आरोप लगाया है कि गूगल जो है ठीक से डोनाल्ड ट्रंप को सर्च में, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप सर्च करेंगे या फिर उनसे रिलेटेड कुछ सर्च करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। गूगल पर आरोप इलॉन मस्क का ये है। इस आरोप ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के करीब आते ही तकनीकी दिग्गजों के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप की आकांक्षाओं को जन्म दिया है, जिससे अमेरिका जैसे विकसित और लोकतांत्रिक राष्ट्र के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण चुनाव में ऐसी खबरों का आना चुनावों के सही तरीके से होने पर सवाल तो खड़ा करता ही
रही है, इसके साथ ही तकनीक के बढ़ते प्रभाव को भी उजागर करता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 28 जुलाई को एलॉन मस्क ने प्लेटफॉर्म एक्स पर गूगल के ऑटो कंप्लीट फीचर के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। मस्क के ट्वीट में एक स्क्रीनशॉट दिखाया गया जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड घोष शब्द ने ट्रंप का नाम नहीं सुझाया, बल्कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड डक और प्रेसिडेंट डोनाल्ड रेगन जैसे विकल्प दिए। मस्क ने सवाल उठाया कि क्या इसे चुनावी हस्ताक्षेप माना जा सकता है, जिससे तकनीकी कंपनियों की सार्वजनिक धारणा को आकार देने में भूमिका पर बहस छिड़ गई। इस विवाद को और बढ़ाते हुए कसांस के रिपब्लिकन अमेरिकी सीनेटर रॉजर मार्शल ने गूगल पर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स द्वारा ट्रंप पर किए गए हत्या के प्रयास की जानकारी को जानबूझकर छिपाने का आरोप लगाया। मार्शल ने गूगल के खिलाफ पक्षपात के आरोपों की पूरी जांच का वादा किया, यह सुझाव देते हुए कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना मतदाताओं की राय को प्रभावित कर सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप पर हुए हमले की खबरें ट्रंप के पक्ष में बनी हुई हवा को दबाने के उद्देश्य से भी छिपाई जा सकती थी। उनका तर्क है कि ट्रंप पर हुए हमले ने उनके समर्थकों को और अधिक मजबूती प्रदान की है और इस तरह की घटनाओं की जानकारी को सार्वजनिक करने से ट्रंप के प्रति सहानुभूति और समर्थन बढ़ सकता है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है। जहां कई लोग ट्रंप को यथास्थिति को चुनौती देने वाले एक मजबूत निर्णायक नेता के रूप में देखते हैं, उन्हें शक्तिशाली तकनीकी कंपनियों द्वारा सेंसर किए जाने का विचार गहरा असर छोड़ता है। इस घटना को न केवल ट्रंप पर हमला माना जाता है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जानकारी तक पहुंच के अधिकार पर भी व्यापक हमले के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या गूगल राष्ट्रवादी विचारधारा से डरता है, और क्या यही कारण है कि वह ट्रंप और उनके समर्थकों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप के समर्थकों का मानना है कि ट्रंप की राष्ट्रवादी नीतियों ने उन्हें एक शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित किया है और गूगल जैसे तकनीकी दिग्गजों के लिए यह असुविधाजनक हो सकता है। यह सवाल उठाता है कि गूगल को राष्ट्रवादी विचारधारा से किस प्रकार का खतरा महसूस हो रहा है, जो उसे इस प्रकार की कार्रवाइयों की ओर प्रेरित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने खबर देखी। खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे ही प्रश्न पूछा, चुनाव की वजह से पक्षपात कर रहा है गूगल। 83% लोग हाँ बोल रहे हैं। ये देखिए आईना, 17% लोग ना मानते हैं, लेकिन बहुमत ये कह रहा है कि चुनाव की वजह से पक्षपात कर रहा है गूगल। तो ये तकनीकी दिग्गज भी क्या आप चुनाव में हस्तक्षेप करते हैं? सवाल आप पे था, आपने उत्तर दिया और ये परिणाम भी आपके सामने। सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में मिडिल क्लास के बहाने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आपने अपने उसके पीछे और सामने से चाकू घोंपने का काम किया है। राहुल ने कहा कि मिडिल क्लास ने कोरोना में थाली बजाई और मोबाइल टॉर्च की रोशनी जलाई, पर उन्हें बदले में क्या मिला। सदन में कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा, रिपोर्ट में देखिए। से पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, कि देश की जनता को केवल गुमराह करते हैं क्या राहुल गांधी? 88% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 12% लोगों ने ना में जवाब दिया। बहुमत ये मानता है कि हाँ, केवल गुमराह करते हैं राहुल गांधी। जनमत में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जिहादियों की। हिमाचल के कुल्लू में जिहादियों द्वारा गाय के एक बच्चे को काटने का मामला सामने आया है। जब स्थानीय लोगों को इस बात का पता चला, तस्वीरें दिखाएंगे, लोगों में आक्रोश भर गया। लोगों ने अपने आक्रोश को दर्शाते हुए वहीं पर धरना देना शुरू कर दिया। ये घटना गड़सा घाटी माहुन गांव की है, जहां 6 जिहादियों ने मिलकर एक गाय के बच्चे को बड़ी बेरहमी से काट डाला। इस घटना की सूचना जब पुलिस प्रशासन को दी गई तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और इस मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। फॉरेंसिक टीम ने जब अपनी जांच शुरू की तो मौके पर गौवंश के कई अवशेष और जिस हथियार से काटा गया है वह नहीं मिला है। इस मामले पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की मांग है कि आरोपी द्वारा गौवंश के सभी अवशेष को ढूंढकर दिए जाए और ताकि हम उसका अंतिम संस्कार अपनी हिंदू रीति रिवाज से कर सकें। ये सम्मान है गौ माता का और गौवंश का हमारे देश में है कि वो संस्कार के लिए शरीर के टुकड़ों की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा प्रशासन से डॉग स्क्वाड को मौके पर लाने की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस ने 6 जिहादियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया है ताकि बाकी साक्ष्यों को भी
उनकी भी जांच जो है वो की जा सके। इस तरह का मामला सामने आने पर विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग और स्थानीय जनता मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं मामले की जांच करने पहुंची पुलिस टीम और ग्रामीणों के बीच भी खूब तनातनी हुई, जिस कारण एसपी कुल्लू को भी मौके पर पहुंचना पड़ा और ग्रामीणों का गुस्सा शांत करवाया गया। पुलिस में शिकायत दी गई है कि जम्मू कश्मीर से आए मजदूर किराए पर दिनांक 28 जून से रह रहे हैं, जो सुआंगता से नरोल गांव के लिए पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। ये लेबर ठेकेदार चित्र सिंह के पास काम करते हैं और इस लेबर के 6 आदमी एक निर्माणाधीन मकान में ठहरे हैं। सुजान सिंह पाल ने बताया कि बीती रात के समय करीब 10:30 बजे शाम में खाना खाने के बाद रसोई से बाहर निकला तो उसे अपने निर्माणाधीन मकान में कुछ काटने की आवाजें सुनाई दी। फिर वो टॉर्च लेकर ऊपर मकान के पास पहुंचा तो सड़क में एक लेबर का आदमी मकान के बाहर खड़ा था। जब उससे पूछा कि अंदर किस चीज की आवाज हो रही है तो उसने इसके मुंह के ऊपर सीधी टॉर्च लगा दी। सुजान सिंह ने कहा कि टॉर्च हटा दे, तो उसने टॉर्च नहीं हटाई। तभी वो बरामदा में आया और लेबर के सभी बाहर बरामदे में आ गए, सभी बाहर आ गए लेबर। उसके बाद सुजान सिंह डर के मारे अंदर नहीं गया तथा वापस सोने के लिए घर चला गया। सुजान सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह उसकी पत्नी सविता पॉल अपने निर्माणाधीन मकान में आई तो उसने देखा कि जहां लेबर ठहरी है उसके साथ वाले कमरे में एक मांस का टुकड़ा पड़ा था। तभी थोड़ी देर बाद सुजान सिंह भी ऊपर मकान में आया। इसकी पत्नी ने इसे भी मांस का टुकड़ा दिखाया। उसके बाद वो और उसकी पत्नी गांव के लोगों को बुलाने के लिए गए। जब वह वापस पहुंचे तो वह मांस का टुकड़ा वहां पर नहीं था और ना ही उपरोक्त लेबर वहां पर थी। उसके बाद गांव वासियों द्वारा जंगल में ढूंढने पर उपरोक्त व्यक्तियों को पकड़कर मौके पर लाया गया। सुजान सिंह ने बताया कि 4-5 दिन पहले एक आवारा गाय व उसकी छोटी बछड़ी यहां सड़क पर घूम रही थी, लेकिन उसकी बछड़ी अब नजर नहीं आ रही है। सुजान सिंह ने अंदेशा जताया कि उपरोक्त लेबर के आदमियों ने उसी बछड़ी को काटकर उसकी हत्या कर दी है। वहीं कुल्लू पुलिस ने भी आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 196 धारा के तहत, 224 धारा के तहत, 35 BNS व धारा 11 पशु अत्याचार अधिनियम व धारा 3 गौवध हत्या निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एसपी कुल्लू डॉक्टर गोकुल चंद्रन कार्तिकेयन ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। अब इस पूरे मामले पर अखिल भारतीय महासभा का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र राजपूत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते आप सभी के मध्य यह जानकारी देना चाहता हूं कि आज हम लोग हिमाचल प्रदेश जिला कुल्लू के गड़सा घाटी के माहुन नाम के गांव में बैठे हैं। यहाँ बात आती है कि हम सड़क पे क्यों बैठे हुए हैं। आप सभी सुबह से खबर सुन रहे होंगे अपने अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कि माहुन घाटी के अंदर कुछ जिहादियों के द्वारा गौ वंश की बच्ची को काटा गया है और यह घटना जिला कुल्लू के अंदर गौवंश की तस्करी की बात करें या गौवंश की हत्या की बात करें, यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप सभी ने देखा है कि पिछले हाल ही में कुछ दिनों पहले मनाली के अंदर दारचा में, आपका रोहतांग पास के एरिया में या पंडोह के क्षेत्र में या कांडी कटौला वाले के क्षेत्र में काफी ट्रक पकड़े भी गए हैं जो यहां से तस्करी करके जिनको लेह लद्दाख की तरफ ले जाया जा रहा था। लेकिन आज यह बात बहुत दुखद है कि हमारे जिला कुल्लू की देवभूमि गड़सा घाटी के अंदर एक छोटी बच्ची को काटा गया है, जिसमें 6 लोग इसमें शामिल हैं और वह हमारे बगल में इसी घर में अभी फिलहाल पुलिस कस्टडी के अंदर हैं। देखिए किस तरीके से छोटी बच्ची को काट दिया गया इन जिहादियों के द्वारा। खबर हमने दिखाई, है हमारी जिम्मेदारी थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई। योगी सरकार ने इसके लिए कांवड़ रूटों पर तमाम इंतजाम किए हैं। इन सब के बीच कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें कांवड़िए बवाल करते नजर आ रहे हैं। इन मामलों को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमला कर रहा है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं से अपील की। योगी ने कहा, हम लोग शिव भक्त हैं, महादेव की असीम कृपा हम पर बनी रही है। महादेव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे, हम पर बनी रहे। कोई भी पर्व व त्योहार साधना बिना आत्म अनुशासन के पूरे नहीं होती है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य शासन ने मिलकर श्रद्धालु जनों की सुरक्षा, सुविधा, सुगम व सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए अनेक प्रबंध किए हैं। कहीं कोई दिक्कत अव्यवस्था ना हो, कोई भी आस्था के साथ खिलवाड़
न करने पाए। इन बातों को ध्यान में रखा गया है। अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को श्रावण मास के द्वितीय सोमवार की शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण बल्कि बाहरी रूप से भी इस प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, आत्मानुशासन भी चाहिए। तभी ये कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक बल्कि आमजन के व्यापक विश्वास का प्रतीक बनकर उभरेगी। सीएम ने कहा कि असीम श्रद्धा भाव के साथ जनता जनार्दन और समाज के अलग अलग तबके के लोग कांवड़ यात्रियों के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। सरकार भी बेहतर पेट्रोलिंग, स्वच्छता, स्वास्थ्य शिविर लगाकर अनेक प्रयास कर रही है। आवश्यकता अनुसार ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी और पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी है। आखिर क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको वो भी सुनना जरूरी है। जैसा कि समय हम लोग देख रहे हैं, माहौल कि असीम श्रद्धा भाव के साथ जनता जनार्दन, समाज के अलग अलग तबके के लोग उनकी सेवा के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। और सरकार ने भी अपने स्तर पर न केवल बेहतरीन पेट्रोलिंग के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से, स्वास्थ्य की व्यवस्था के माध्यम से शिविर लगा करके भी अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं। और आवश्यकता अनुसार ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी और पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी इसके लिए की है। मैं सभी शिव भक्तों से अपील करूंगा कि देवादेव महादेव की कृपा हम पर बनी रहे। हम व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस पूरी यात्रा का न केवल आनंद लें बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आत्मानुशासन का परिचय देते हुए इस पावन श्रावण मास के कावड़ यात्रा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आप सबकी सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ इस खबर में, इस बुलेटिन में बस इतना ही। जनमत में मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आगे दीजिए। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।